हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का क्लास चल रहा है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएगा। इस सीरीज में मैंने अभी तक 4 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने ये सभी चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, लेकिन अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है तो आपको इस सीरीज को बिल्कुल शुरू से देखना चाहिए, जिसमें मैंने बिल्कुल एबीसीडी से समझाया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी पार्ट 4 में कई पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया था, जैसे कोटेशन मार्क है, कॉमा है, फुल स्टॉप है। और मैं आपको बता रहा था, तभी मैंने बताया कि आपको एपोस्ट्रोफी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपको एपोस्ट्रोफी बताने वाला हूं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एपोस्ट्रोफी का साइन कौन है? ये है, यानी ऐसे हम लोग बना करके जो नीचे ऐसे करते हैं, ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, जब नीचे लगाया जाता है ये तो इसे कॉमा कहते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर रहता है तो इसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब देखिए, एपोस्ट्रोफी का यूज दो तरह से किया जाता है। या तो हमें पोसेशन दिखाना हो यानी अधिकार दिखाना हो तब, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। जैसे अगर हमें कहना हो कि मोहन की किताब, ठीक है, कहना हो मोहन की किताब, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और लिखेंगे मोहन्स, यहाँ पे ये मोहन्स बुक, मोहन्स बुक। तो यहाँ पे देखिए, जो ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये किसका यूज ट्रांसलेशन के लिए? ये का के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। का, के, की इत्यादि के लिए हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ऐसे ही अगर हमें कहना होगा बॉयज हॉस्टल, ठीक है, क्या करना होगा? बॉयज हॉस्टल, तो हम लोग बॉयज हॉस्टल लिखते हैं। ठीक है, हॉस्टल। देखिए, ये कभी एपोस्ट्रोफी है, कभी एस के बाद लगाया जाता है तो कभी एस के पहले लगाया जाता है। कब एस के बाद लगाया जाता है और कब एस के पहले लगाया जाता है, इसे मैं आपको अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको केस पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि एपोस्ट्रोफी ये है और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस के रूप में करते हैं, यानी का जो जहां पे हमें पोसेशन दिखाना रहता है, अधिकार दिखाना रहता है, उसके लिए करते हैं। ऐसे ही अगर हमें दिखाना होगा राजू के पिता, ठीक है, राजू के पिता के लिए हमें कोई ट्रांसलेशन बनाना है, जैसे राजू के पिता, ठीक है, तो राजू के पिता के लिए क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे राजू, और उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, राजूज, और ये क्या होगा? फादर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम आपने अगर कोई फॉर्म भरा होगा तो वहां पे देखे होंगे पिता का नाम। पिता का नाम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं फादर्स, ठीक है, फादर्स नेम। तो यहाँ पे भी देखिए ये एपोस्ट्रोफी रहता है। अब दूसरा यूज कहाँ पे करते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। जैसे देखिए, हमें अगर लिखना है डज नट, डज प्लस नट, तो डज नट को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं क्या? डजंट। ठीक है, ऐसे ही डिड और प्लस नॉट, इसको लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? जब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं उसके लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा पंक्चुएशन मार्क समझ में आ गया होगा, और अभी से आप अपने, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, इन पंक्चुएशन मार्क को यूज कीजिए। मैंने इंग्लिश में कैसे यूज किया है, यूज किया जाता है, और कैसे मैंने करके आपको बताया भी है। यहाँ से तो आप इंग्लिश में अच्छे से अपना पंक्चुएशन मार्क सभी यूज कर सकते हैं और अपने लिखावट को अच्छे और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी का पंक्चुएशन मार्क भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है, वो आप हिंदी में देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं और हम अब जानेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश। ठीक है, यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी की कुछ मूल बातें। सबसे पहले जानेंगे, अब यहाँ से आपका इंग्लिश कहा जाए तो चालू हो रहा है, और यहाँ आपको सबसे पहले जानना है सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। और सेंटेंस हम किसे कहेंगे? ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस हम किसको कहेंगे? तो मीनिंगफुल वर्ड्स के समूह को। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं राम इज गोइंग गोइंग टू प्ले प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। तो राम इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट।
अब देखिए राम इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट में यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए जैसे राम है, इज है, गोइंग टू प्ले और क्रिकेट है। इन सभी वर्डों को अगर हम एक साथ मिला दें तो इसका हिंदी क्या निकलता है कि राम क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो ये बोलने से ये समझ में आ रहा है कि जो बोला जा रहा है इसका कुछ अर्थ है। ठीक है, राम इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेलने जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मोहन मोहन इज ए गुड बैट्समैन। ठीक है, मोहन इज ए गुड बैट्समैन, यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो मोहन है वो अच्छा बल्लेबाज है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं मोहन और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं पूजा और फिर लिखूं हेट, मोहन पूजा हेट। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स तो हैं, 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। या ऐसे ही लिखूं यहाँ पे ही बॉयल और वाटर। ठीक है, ही बॉयल वाटर ऐसे लिख दूं तो ये देखिए मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है। जैसे ही है, बॉयल है और वाटर है, इन तीनों को मिला दें तो क्या होगा, वह, तेल, पानी। इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है। जबकि ये दोनों क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि इनके कलेक्शन से एक मीनिंगफुल वाक्य बन रहा है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस आप जान गए। सेंटेंस के देखिए टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सेंटेंस टोटल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, एसर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंसेज। तो आप इसे एसर्टिव भी कह सकते हो या फिर डिक्लरेटिव भी कह सकते हो। जो दूसरा है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, या फिर आप इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसे हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, जिसे विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। अब देखिए ये टोटल 5 प्रकार के ये क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, यानी 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पांचों। ठीक है, और पांचों सेंटेंस का नाम आपको याद कर लेना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सेंटेंस के जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। एसर्टिव, या फिर इसी को हम कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में कहेंगे स्वीकारात्मक या फिर कथ्यात्मक वाक्य। ठीक है, दूसरा है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञासूचक। चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज या विस्मयाबोधक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप इन पांचों को लिख करके याद कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे विज्ञान तक। ठीक है, विज्ञान तक, ये कैपिटल टी विज्ञान तक। तो यहाँ पे मेरा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ये ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पे भी मैं आपको नोट्स भेज सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, एसर्टिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें कुछ बताया जाता हो या फिर किसी बात का वर्णन किया जाता हो। या आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे वाक्य जिसमें कुछ बताया जाता है या फिर किसी बात का वर्णन किया जाता है उसे एसर्टिव या फिर डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे राहुल मेरा दोस्त है, रमन एक अच्छा नेता है, मेरे पास एक बैग है। ये सभी में देखिए क्या है, कुछ न कुछ बताया जा रहा है या फिर किसी बात का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे तो सभी जो तीनों एग्जाम्पल है तीनों में बताया ही जा रहा है। जैसे राहुल मेरा दोस्त है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्या है, राहुल जो है वो मेरा दोस्त है। अच्छा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा राहुल इज माई फ्रेंड। ये तो काफी सिंपल सा है। फिर है रमन एक अच्छा नेता है, तो रमन एक अच्छा नेता क्या होगा ट्रांसलेशन, इज रमन इज ए गुड लीडर। ठीक है, रमन इज ए गुड लीडर। और मेरे पास एक बैग है का क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ये हो जाएगा आई हैव ए बैग। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी जिसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य को भी समझ लेते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कुछ पूछा जाता है। जैसे क्या रमन घर पर है, क्या तुम खेलते हो, क्या रमन घर पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो मतलब यहाँ पे देखिए तीनों आप सेंटेंस देखिएगा तो इसमें क्या है कि
कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है और उसका आंसर आपको बताना है। जैसे यहाँ पे है, क्या रमन घर पर है। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमन घर पर है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रश्न सूचक हो गया। दूसरा है, क्या तुम खेलते हो। ये भी आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम खेलते हो या नहीं खेलते हो। फिर तीसरा है, क्या रमन घर पर नहीं है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या रमन घर पे है या नहीं है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है, उसके लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी इसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाया जाता है। इसे मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क में भी समझाया था। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूं कि क्या रमन घर पे है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज रमन एट होम। ठीक है, इज रमन एट होम। दूसरा है, क्या तुम खेलते हो। इसको ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर तीसरा है, क्या रमन घर पर नहीं है। ठीक है, क्या रमन घर पे नहीं है, तो बस इसी से बन जाएगा, इसी के जैसे ये भी बनेगा, थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, इज रमन नॉट एट होम। यानी आपको क्या करना है, केवल नोट लगा देना है तो हो जाएगा, क्या रमन घर पर नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं। चलिए अब अगला समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इम्परेटिव किसको कहेंगे, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें। ठीक है, ऐसे कोई वाक्य हो जिसको देखने से, पढ़ने से आपको लग रहा हो कि उसमें आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का भाव है, तो आप समझिएगा कि वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे सिट देयर, यानी वहां बैठो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये सभी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और एक चीज और याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे सिट देयर यानी वहां बैठो, तो यहाँ पे वहां किसको बैठने के लिए कह रहा है, किसको, यू को। ठीक है, यानी आपको कह रहे हैं वहां बैठो, किसको, आपको बोला जा रहा है। ऐसे ही है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं किससे बोल रहा हूँ कि मुझे जाने दो, आपसे। वैसे ही आप अनेकों सेंटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे वहां जाओ, वहां जाओ को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, गो देयर। अब ये बताइए वहां जाने के लिए किसको बोला जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए यू छुपा हुआ है, गो देयर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें कम हेयर, ठीक है, कम हेयर, यानी इसका हिंदी हो गया कि यहाँ आओ, किसको बुला रहा हूं, तो आपको। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यू छुपा हुआ है और यहाँ पे भी यू छुपा हुआ है। मतलब मैं वास्तव में कहना क्या चाहता था, यू गो देयर यानी तुम वहां जाओ, ऐसे ही यू कम हेयर यानी तुम यहाँ आओ। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, यू को छुपा लेते हैं, ये नहीं बोलते हैं। तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, गो देयर या फिर कम हेयर, या फिर मैं बोलूंगा डोंट वीप। ठीक है, क्या, डोंट वीप यानी मत रोवो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैं बोल सकता हूं, डोंट बी ग्रीडी। ठीक है, डोंट बी ग्रीडी यानी लालची मत बनो। ठीक है, और फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, डोंट डांस हेयर यानी यहां पर मत नाचो। ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ और वहां पे नंबर वाइज है 1 2 3 4 5, ऐसे मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन इंपरेटिव है, कौन क्वेश्चन मार्क है और कौन असर्टिव है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि जो एक नंबर है, आपको पता लगाना है कि क्या है, असर्टिव है, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर डाल करके एक नंबर में लिख देना है असर्टिव। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है, या फिर नहीं भी समझ में आया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मैं वहां आपका ये सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए और इसको देखने के बाद इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।